और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम शुरुआत कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल से। अगर आपको याद हो कि जो सो कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो कैसा था, वो सबसे पहले था मोनेरा, मोनेरा से आगे आए हमारे प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा आगे जाके 3 में डिवाइड हुए, और ये 3 थे हमारे प्लांट, एनिमेलिया और फंजाई। तो इनमें से ये जो नीचे के 4 हैं इनको यूकैरिया भी कहा जाता है। यूकैरिया इनको इसलिए कहा जाता है ये 3 डोमेन सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके पास अपना एक प्री डिफाइंड, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो ये सारी चीज़ें आगे प्रोटिस्टा, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, ये सारे के सारे यूकैरियोट हैं। कौन है? यूकैरियोट। अगर ये यूकैरियोट हैं तो इनके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, और वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एक तो सबसे पहला कि न्यूक्लियस होना चाहिए, पहला। दूसरा होना चाहिए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ओके, ऑर्गेनेल। तो एक तो न्यूक्लियस हो गया और एक हो गया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होने चाहिए इसके पास, ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है यूकैरियोटिक सेल को आप और भी डिवाइड कर सकते हैं कि भाई प्लांट सेल होता है या एनिमल सेल हो सकता है, तो इसको कैसे और डिवाइड किया जा सकता है कि प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल। इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं फटाफट। प्लांट में आपका सेल वॉल मिलेगी, एनिमल्स में नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद आपका एक सेंट्रल वैक्यूल होगा इसमें, ओके, सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, इसमें बहुत ही वेसिकल की फॉर्म में मिल जाते हैं, वैक्यूल नहीं होता है बट आप इसको वेसिकल कह सकते हैं, उसमें काम दोनों का सेम ही है। और तीसरा रहेगा आपका कि सेंट्रियोल, कि प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता है, एनिमल्स में सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। देखिए कोई भी ऑर्गेनल जैसे होता है, ऑर्गेनल क्या होता है कि भाई आपका जैसे ये सेल है, आप बॉडी है, बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन है, आप ऑर्गन की वजह से चल रहे हैं, आप डाइजेस्टिव ऑर्गन की वजह से, ऑर्गन सिस्टम की वजह से खाना खा पाते हैं और स्केलेटल सिस्टम की वजह से चल पाते हैं। उसी की तरह से बॉडी में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जिनका काम अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे सेल का डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, सेल्स को अलग अलग काम सौंपा जा सकता है, वैसे ही सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें अलग अलग काम सौंपा जा सकता है, उन्हीं को ऑर्गेनल कहा जाता है। हर एक ऑर्गेनल जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनल जब हम पढ़ेंगे तो उसका 2 पोर्शन होंगे, एक तो होगा उसका स्ट्रक्चरल पार्ट और एक होगा उसका फंक्शनल पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ये इस बारे में क्या क्या कह रहा है। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आ रहे हैं आपके, प्रोटिस्टा आ रहे हैं, प्लांट आ रहे हैं, एनिमल आ रहे हैं, फंजाई हम देख चुके हैं। और ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, वो ऑर्गेनल वाला पोर्शन वो भी हम देख चुके हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड तो हम डिटेल में देख लेंगे, मेम्ब्रेन जो बाउंड नहीं होते हैं उनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड जो नहीं होते वो कौन कौन से होते हैं, राइबोसोम, सेंट्रियोल और इंक्लूजन बॉडीज, ये तीनों होते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड एक तो न्यूक्लियस होना चाहिए, वेल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप के साथ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसके इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव वैराइटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए आपका WBC अगर आपको याद हो, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। कैसे खत्म करता है, वो लिटरली उसके पीछे भागता है, ओके, भागने की क्षमता रखता है। वो भागेगा किससे, वो अंदर एक प्रोटीन की एक मशीनरी होती है जिसको कि कहा जाता है साइटोस्केलेटन। देखिए एक एक चीज़ जो हम इस वक्त बोल रहे हैं वो डिटेल में डिस्कस करना है हमें। साइटोस्केलेटन, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉन आइडेंटिकल होती हैं, क्यों, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। आपका लिवर का सेल, आपका ब्रेन का सेल अलग है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है, लिवर का काम कुछ और है, ब्रेन या न्यूरॉन का काम कुछ और है। प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन अ फॉर्मर, कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है, वो भी 3 डिफरेंसेस हम देख चुके हैं। प्लांट सेल वॉल, एक तो सेल वॉल का डिफरेंस होता है, और दूसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं लिखा था यहाँ आपने, प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली एक बड़ी कैटेगरी से आता है, प्लास्टिड के अंदर एक टाइप का जो चीज़ होती है उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, उसके अलावा भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। तो प्लास्टिड वुड बी द बेटर टर्म टू यूज राइट है। प्लास्टिड हो गया और इसमें प्लास्टिड नहीं होता है, ओके। लार्ज सेंटर वैक्यूल हम देख चुके हैं और एब्सेंट इन, और वो नहीं होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। एनिमल्स में सेंट्रियोल होता है और प्लांट्स में नहीं होता है,
ठीक है, ये वाली चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हम शुरुआत कर रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, कि चीज़ों को आइसोलेट करती है और एक मेम्ब्रेन बनाती है। बाहर के जितने भी चीज़ें हैं उनको अंदर आने से रोकना, अंदर की बाहर, अंदर वाली चीज़ों को बाहर जाने से रोकना, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना जिसके अंदर रिएक्शंस हो सकें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि आपका सबसे ज़्यादा आरबीसी, रेड ब्लड सेल के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए। बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ थी ये, ईजी टू यूज़, आप इसके एट्रीब्यूट्स लिखते जा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ थी। और बाइलेयर जो एक्सपेरिमेंट था जिससे ये पता चला था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर होती है, डबल लेयर की होती है, वो भी आरबीसी पर गॉर्डर एंड ग्रेंडल करके नाम था साइंटिस्ट का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आरबीसीज के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, पता चला कि बाइलेयर होता है। अब बाइलेयर में भी अगर आप थोड़ा अंदर डिटेल में घुसने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरीके से लिपिड बाइलेयर होता है। किसका होता है? लिपिड बाइलेयर, इस तरीके से होती है। अब लिपिड में से जब एक मॉलिक्यूल को जब आप उठा के देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा एक हेड और एक दिखेगा आपको टेल। टेल जो होती है वो पानी में घुल नहीं सकती है, तो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, पानी में नहीं घुल सकती। हेड जो है पानी में घुल सकता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पोर्शन कि उसका एक पोर्शन हो गया हाइड्रोफिलिक, एक पोर्शन हो गया हाइड्रोफोबिक। और इसको, ये जो इसका केमिकल नेम होता है इस पर्टिकुलर लिपिड का, इसको आप फॉस्फोग्लिसराइड भी कह सकते हैं। अब ये फॉस्फोग्लिसराइड क्या, ये सारी चीज़ें, फॉस्फोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, ऑयल, फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। मतलब एक ही तो नहीं है, बट हम एक तरह से एक वर्ड की तरह इसको इस्तेमाल कर देते हैं फैट और फैट से रिलेटेड चीज़ों के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं और वो हम देखेंगे बायोमॉलिक्यूल अगले चैप्टर के अंदर। तो अभी के लिए फिलहाल केवल इतना याद रखिए कि ये है आपका फॉस्फोग्लिसराइड। किसका बना हुआ है? फॉस्फोग्लिसराइड। और फॉस्फोग्लिसराइड क्या चीज़ होता है उसको हम अगले चैप्टर में देख लेंगे। ये तो हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर के। आरबीसी से, आरबीसी पे ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट हुए, बना होता है बाइलेयर का, ये आरबीसी पे ही पता चला। लिपिड बाइलेयर का बना होता है। लिपिड में दो स्ट्रक्चर होते हैं, हेड और टेल। हेड होता है हाइड्रोफिलिक, टेल होता है हाइड्रोफोबिक। और अगर इसका बायोलॉजिकल या केमिकल नेम देखा जाए तो उसको बोला जाता है फॉस्फोग्लिसराइड। इस मेम्ब्रेन में, जो मेम्ब्रेन इस तरीके से होती है, बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें दो तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रोटीन जो कि पूरा का पूरा मेम्ब्रेन को ऊपर से नीचे तक पास कर देगा, इस तरीके से दिखेगा वो, ये इस तरीके से पूरा मेम्ब्रेन में पास कर गया। इन तरीके के प्रोटीन्स को बोला जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो पेरीफ्री पे प्रेजेंट होते हैं, बाहर पर या अंदर की तरफ, तो इनको बोला जाता है पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। अब भाई ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर है। हर चीज़ को हमने दो भागों में विभाजित करना है, एक हो गया उसका स्ट्रक्चर, एक हो गया उसका फंक्शन। तो स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि ये स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या है? लिपिड का फंक्शन हो गया चीज़ों को अंदर बाहर आने से रोकना, मैनेज करना, कि कोई भी चीज़ मुंह उठा के अंदर ना चली जाए, कोई भी चीज़ मुंह उठा के बाहर ना चली जाए। रेगुलेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ बाहर जा रही है, कौन सी चीज़ अंदर जा रही है। ये खुद लिपिड लेयर की बनी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ये खुद ए पोलर है। लिपिड, ये मेम्ब्रेन भी ए पोलर है, तो इसमें से पास आउट बिना किसी समस्या के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। लेकिन मान लीजिए कोई आयन है, सोडियम आयन है, सोडियम आयन इस मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकता, तो उसके लिए चैनल बनाए जाते हैं, वो जाता है इन चैनल्स के थ्रू, और यही चैनल्स हैं आपके इंटीग्रल प्रोटीन। जहाँ तक पेरिफेरल प्रोटीन्स की बात है, तो वो इंटीग्रल प्रोटीन के साथ मिल करके किसी न किसी काम में लगे होते हैं, जैसे कि जी प्रोटीन। सो जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर, देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नाम भले से आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्केट में आज की तारीख में जितनी दवाएं मौजूद हैं, जितनी भी दवाएं मौजूद हैं, 50% से ज़्यादा वो जी प्रोटीन पर एक्ट करती हैं। मतलब इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जो आप आगे अपने MBBS या अगर बायो लिया आपने तो उसमें आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका फंक्शन वाला पार्ट, कि हर एक ऑर्गेनल उठा रहे हैं हम, हर एक चीज़ उठाएंगे, उसका स्ट्रक्चर वाला पार्ट देखेंगे, उसका फंक्शन वाला पार्ट देखेंगे। स्ट्रक्चर में और देखा जाए तो जो आरबीसी के अंदर जो अगर परसेंटेज अगर लगाएंगे आप, तो लगभग 52% आपका बनेगा प्रोटीन, कि इतना ज़्यादा होता है प्रोटीन, और 40% लगभग आपका रह जाएगा लिपिड। अब बाकी बचा पार्ट, उसमें और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आपका शुगर हो गया, जैसे आपका कोलेस्टेरॉल हो गया, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, ये भी आपका कोलेस्टेरॉल,
यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये अलग अलग है। प्रोटीन देखिए, आरबीसी, ये आपका आरबीसी था, आरबीसी के ऊपर आपका प्रोटीन है। तो अगर आपको याद हो कि आप ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं, क्या भाई आपका, अगर आप पूछते क्लास में आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ प्लस, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, सारे ब्लड ग्रुप्स वो क्या है, वो अलग अलग तरीके के प्रोटीन जो आरबीसी पर पहले से मौजूद हैं, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब शुगर प्लस प्रोटीन, वही है आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये इसका एक और फंक्शन आपको बता दिया गया कि भाई कहाँ आपका यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये ठीक है, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं कि ये चीज़ें हमने कवर करी है या नहीं करी है। पेन दूसरा ले लेते हैं। The detailed structure of the membrane was studied after the advent of the electron microscope। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो और ज़्यादा अच्छे से आप इसको देख पाए 1950 के बाद। और उसके मीनवाइल द केमिकल्स, उसके मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे आपको ऐसे रेल रोड की तरह पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ मेम्ब्रेन डबल 2 लेयर की बनी होती है। लेकिन उससे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे वो सारे के सारे आरबीसी पे हुए थे। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था तो हमें नहीं पता चला कि वो डबल मेम्ब्रेन है, पता चल गया था गॉर्डन एंड ग्रेडल के एक्सपेरिमेंट से। तो ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट हुए वो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स पे हुए और बहुत आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता था। इसको घोस्ट बनाते थे, मतलब कि इसको हल्का सा नमक डालिए, नमक मतलब सॉल्ट यूज़ करते थे और इसको फोड़ दिया करते थे। और ये ऐसे घोस्ट की तरह, मतलब कि जैसे अगर ये गुब्बारा है तो गुब्बारे में से जैसे आपने हवा निकाल दी और इस तरीके से ये पानी में तैरता था और फिर उसको एक लेयर बना करके उसका स्टडी किया जाता था उस टाइम पर। अब दीज स्टडीज क्या बोलती हैं कि लिपिड जो होती है वो किसकी बनी होती है, बाइलेयर की बनी होती है। इसके बारे में बताया गया कि अरेंज इस तरीके से होती है कि बाहर की तरफ तो आपका ये हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन है कि लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन इस तरीके से कि पोलर हेड टुवर्ड आउटर साइड, पोलर हेड हो गया आउटर की साइड, और हाइड्रोफोबिक टेल, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो इनर साइड पे। ये स्ट्रक्चर में ही आ रहा है सारा का सारा, ठीक है। अब दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वियस एनवायरनमेंट। ये देखिए, आप यही सेम स्ट्रक्चर होता है आपका जो आप हवा में जो बुलबुला बनाते हैं ना, एक हवा में जो बुलबुला बनता है जो उसमें इसका बिल्कुल उल्टे तरीके से होता है, क्योंकि हवा भी नॉन पोलर है और ये भी ये जो इसकी टेल है वो भी नॉन पोलर है। तो इसमें हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है वो अंदर की तरफ होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो बाहर की तरफ होती है। किसमें, हवा वाले गुब्बारे, हवा वाला जो बुलबुला होता है, जो सर्फ के जो पानी से ऐसे जो निकालते हैं ना बुलबुले, वो उसकी बात हो रही है। लेकिन जब ये सेल के मेम्ब्रेन में बात हो रही है इस चीज़ की, तो हर तरफ पानी है और पानी एक्वस है, एक्वस है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो उस हेड के साथ, पोलर हेड के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो इसलिए जो हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ रहता है, जो हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ रहता है। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है किसका, जिसको जो बुलबुला होता है उसके अंदर। अब द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ द व्हाट, फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं। स्पेसिफिकली जो उसका केमिकल नेचर है वो क्या चीज़ है उसको हमने अगले चैप्टर में देखना है। अब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसमें प्रोटीन भी होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो है वो आपका अलग अलग हो सकता है। ह्यूमन बीइंग में जो मेम्ब्रेन है आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी होता है, एरिथ्रोसाइट में लगभग 52% आपका प्रोटीन रहेगा और 40% आपका लगभग लिपिड रहता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड, कि देखिए अंदर जो है उसको निकालना, पूरा जो मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहा है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू द पेरिफेरल वन, उसको निकालना काफ़ी आसान रहता है। तो 2 तरीके के होते हैं, एक इंटीग्रल एक पेरिफेरल। तो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है सो कॉल्ड, जिसमें आपका इंटीग्रल प्रोटीन दिखाने को बोल रहा है। ये आपका लिपिड हो गया। ये आपके शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, शुगर मॉलिक्यूल। और इसी तरीके से प्रोटीन और शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है वही आपका वो सो कॉल्ड एंटीजेंस बनाता है, जो आपको ब्लड ग्रुप देता है कि आप ओ पॉजिटिव हैं, ए पॉजिटिव हैं, ए बी नेगेटिव हैं, क्या हैं आप। तो वो इन्हीं की मदद से पता चलता है। तो देखिए ये इसको एक मेम्ब्रेन मानिए, ये मान लीजिए एक मेम्ब्रेन इस तरीके से जा रही है और इस मेम्ब्रेन में आपके ये अलग अलग तरीके के प्रोटीन लगे हुए हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाता है इनको। अब एक तरफ बाहर आपका जहाँ पर चीज़ों की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है
और अंदर की तरफ जहाँ पर आपका चीज़ों की कंसंट्रेशन कम है। और ये एक दुनिया का बहुत अच्छा लॉ है कि चीज़ें अपने हायर कंसंट्रेशन से हमेशा अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी। और ऐसा करने में अब मान लीजिए ना, ये ढलान है, यहाँ पर आप कोई व्यक्ति है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, तो ये वाला mgh ज़्यादा होगा इस वाले mgh से। जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है और फिर वहाँ से नीचे जाने में किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, कूदेगा सीधे नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी इस तरीके से हायर वोल्टेज पोटेंशियल से लोअर वोल्टेज पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। उसमें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको बस वोल्टेज क्रिएट करनी है कि यहाँ पर आपका ज़्यादा वोल्टेज हो, यहाँ पर आपका कम वोल्टेज हो। उसी तरीके से जब आपका कंसंट्रेशन, देखिए यही चीज़ को मैं किस में अप्लाई कर सकता हूँ, एक कमरे में मान लीजिए, कमरे में एक कोने में सेंट की बोतल रखिए, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो सेंट की बोतल की स्मेल थी वो यहाँ पर भी आ रही है। आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ को भी आपको सेंट की स्मेल आ रही होगी। क्यों आ रही है? क्योंकि जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे जहाँ पर अपना सेंट की कंसंट्रेशन हाई थी, वहाँ से वो धीरे धीरे अपनी जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम थी वहाँ पर उसने मूव करना अपने आप शुरू कर दिया। ठीक है, और यही आपका डिफ्यूजन होता है, क्योंकि डिफ्यूजन में किसी तरीके की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन हो गई। आपका इसी तरीके से कुछ अलग अलग ट्रांसपोर्टर आपके मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। एक तो हो गया कि भाई जिसमें कि आप ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, नो एनर्जी। मगर आपको जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है वहाँ से कंसंट्रेशन ज़्यादा की तरफ अगर कोई चीज़ भेजनी है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये डिफरेंस है आपका एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1972 में लगभग 1972 में आपके जो साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकलसन, इन दोनों ने आपका एक स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने बोला कि मेम्ब्रेन जो होता है ना वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। किससे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से। किस तरीके से? कि जो मेम्ब्रेन जो है ना थोड़ा फ्लूइडी नेचर होता है इसका। किसका? तो मेम्ब्रेन का फ्लूइडी नेचर हो गया, और जो इसमें प्रोटीन होते हैं आप ऊपर से देखेंगे तो आपको मोज़ेक का मतलब होता है सब चित का बरा धब्बे धब्बे से दिखाई देना। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको प्रोटीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। तो ये आपका हो गया मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस तरीके से आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बन गया। अब इसके अंदर क्या था? मेन चीज़ थी कि भैया मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन में जो होता है फ्लूइड नेचर होना बहुत ज़रूरी था। अब मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होना क्यों ज़रूरी है? इसका भी रीज़न होना चाहिए, तो ताकि सेल ग्रो कर सके। ओके, सेल ग्रोथ में ईजी रहे। ओके, इसके अलावा आपका खाना अंदर अगर आना है, कोई चीज़ अंदर बाहर जानी है, जैसे कि प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस, मतलब चीज़ों को बाहर से अंदर की तरफ लेना, एक को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। और ये इस तरीके से होता है कि मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ ऐसे गड्ढा सा बना लेती है, चीज़ें अंदर आ जाती हैं। जैसे आपका अपने 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सूडोपोडिया बनना, कि क्या अगर मेम्ब्रेन स्टिफ होती, अमीबा की मेम्ब्रेन अगर स्टिफ होती तो क्या वो इस तरीके से अपने पाँव फैला करके गड्ढा सा बना करके खाना खा पाता? नहीं। तो ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू खाना खाता है, तो वो भी, और ये हमारी सेल्स भी करती हैं। आपका जो WBC है जब बैक्टीरिया के पीछे भाग के बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करती है तो इसी तरीके से खाती है, और इसको बोलते हैं एनगल्फमेंट। ओके, फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, ये प्रोसेसेस होते हैं अलग अलग। तो इसलिए मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक सेल से दूसरे सेल बातचीत बहुत ज़रूरी होती है। देखिए कैंसर क्या है? कैंसर कुछ नहीं है, कैंसर है कि अगर सेल एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दे और वो बिना बातचीत करे ग्रो करते चले जाएं, तो इस चीज़ को ही कैंसर कहा जाता है। अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल इज नोन एज कैंसर। अगर ये बात होती है मेम्ब्रेन में लगे हुए प्रोटीन्स की और फ्लूइड की वजह से, मतलब फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से, तो जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, जंक्शंस बनने हैं, एक सेल से दूसरी तरह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी है, वो सारे के सारे नहीं हो पाएगा अगर मेम्ब्रेन स्टिफ होगी। तो कम्युनिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन जिसे कह सकते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन।
देखिए, दो चीज़ें हम करते जा रहे हैं, किसी भी चीज़ में दो चीज़ों से अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर से उसका फंक्शन एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा ये वाला पोर्शन। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन थी उसके अंदर हमने देख ही चुके थे कि ऐसे ही जो प्रोटीन आ रहे थे। अब ये प्रोटीन क्या करेंगे, चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में मदद कर रहे थे ना। अगर ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो पैसिव होगा, किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जा रहा है तो क्या है, जाने दो। और जहाँ कम है वहाँ से अगर ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, तो उसको एनर्जी जा करके लगेगी, ठीक है। एक अभी हमने देखा था डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट, कि अगर चीज़ें अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हैं तो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। तो डिफ्यूजन तो हो गया, लेकिन डिफ्यूजन का एक स्पेसिफिक, एक खास केस, एक स्पेशल केस होता है, और स्पेशल केस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो मान लीजिए इस तरीके से ये आपका कोई बर्तन है, बर्तन में आपने लगा दी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए, परमिएबल जाने दे, इम्परमिएबल ना जाने दे, सेमी परमिएबल कुछ को जाने दे कुछ को ना जाने दे। इसमें आपने इतना आधा पानी भी भर दिया, ठीक है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल है तो किसके लिए? ये पानी को तो आगे पीछे जाने देगी मगर किसी और मॉलिक्यूल को नहीं जाने देगी, ठीक है। इतना काम है इसका, इसलिए सेमी परमिएबल है। अगर मान लीजिए मैंने इस साइड में बहुत सारा चीनी मिला दिया, बहुत सारा चीनी मिला दिया, अगर मान लीजिए अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होता तो चीनी आगे तक घुल करके इस बराबर घुल जाती पूरे पानी में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस वक्त चूंकि पानी इधर उधर जा सकता है, इसलिए क्या होगा कि, और चीनी इधर उधर नहीं जा सकती है, इसलिए पानी को अपनी जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, देखिए कंपैरेटिव कंसंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर, क्या पानी क्या करना चाहेगा? पानी इधर से इधर आने की कोशिश करना चाहेगा ताकि वो चीनी के साथ घुल सके, ठीक है। और इसी स्पेशल केस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अब आप बोलेंगे कि यार कंसंट्रेशन तो कैसे, पानी की इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों है? देखिए, शुगर की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कम है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका उल्टा ट्रू होगा वाटर के लिए। अगर राइट साइड में शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी की कंसंट्रेशन राइट साइड में कम होगी, और लेफ्ट साइड में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और पानी जा रहा है हमारा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो अगर कंसंट्रेशन की भाषा में हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि पानी का मूवमेंट अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस, ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस। चलिए फटाफट से इस चीज़ को कवर कर लेते हैं कि एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर, की आपका 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे दिया। और ये जो मॉडल था, इस मॉडल के अनुसार ये क्वासी फ्लूइड जैसा नेचर जो था लिपिड का, जो इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवर। ये जो मूवमेंट, ये जो प्रोटीन दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटीन इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर भाग सकते हैं, पूरे मेम्ब्रेन में इधर से इधर ट्रैवल कर सकते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब आप ऊपर से देख रहे हैं, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज द फ्लूइडिटी, और यही आपका फ्लूइडिटी का मेजर है कि आपका मेम्ब्रेन कितना आसानी से चीज़ों को इधर से उधर जाने दे रही है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल। मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना अपने आप में इस नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इसको सेल ग्रोथ में मदद करेगा। सेल ग्रोथ में हम देख चुके थे कि सेल ग्रोथ में फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर जंक्शन, सेल्युलर जंक्शंस में किस तरीके से बनाया जा सकता है। सिक्रीशन, अगर कोई चीज़ भाई अंदर लेनी है तो एंडोसाइटोसिस, और कोई चीज़ बाहर भेजनी है तो सिक्रीशन, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब अगर फ्लूइडिटी होगी तो ही हो पाएगा ये काम। और सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन होने के लिए भी इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हो पाएँ इसलिए मेम्ब्रेन का फ्लूइड होना बहुत ज़रूरी है। फ्लूइड का मतलब बिल्कुल पानी नहीं होता है, इसलिए उसने बोला क्वासी फ्लूइड जैसा नेचर। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू ट्रांसपोर्ट। उसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, इस चीज़ को रेगुलेट करना कि क्या चीज़ बाहर जाएगी, क्या चीज़ अंदर रहेगी, क्या चीज़ अंदर आएगी, क्या चीज़ बाहर रहेगी। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि आने देगी चीज़ों को, मगर वो सिलेक्टिवली, के जिस चीज़ को चाहे उस चीज़ को आने देगी। और वो कैसे मेंटेन करेगी कि क्या चीज़ आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी? वो होगा इन प्रोटीन्स के थ्रू। इस प्रोटीन के थ्रू क्या चीज़ अंदर आएगा? अगर ये चैनल है सोडियम ट्रांसपोर्टर तो केवल सोडियम अंदर आएगा, भले से बाहर कैल्शियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कुछ भी हो।
लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर केवल सोडियम को अंदर आने देगा। तो इस तरीके से ये क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल है, सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर आने देती है। टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन टू द अदर साइड, कहीं भी प्रेजेंट हो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये चीज़ मैनेज करेगा। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम देखे थे कि अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। और अगर आपका एटीपी का रिक्वायरमेंट या एटीपी का यूज़ हो रहा है तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप, कि सोडियम पोटेशियम पंप एक तरफ ये एंटीपोर्ट होता है, एक तरफ सोडियम को जाने देगा, पोटेशियम को बाहर निकाल देगा, तो इस तरीके से काम करता है। अब न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पर ये आपका मेम्ब्रेन का नेचर समझाने की कोशिश कर रहा है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। हमने बोला था कि मेम्ब्रेन कैसी है, ए पोलर है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, ये भी ए पोलर है। ए पोलर आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बिना किसी परेशानी के मेम्ब्रेन को पार कर सकती है। यही ये बोल रहा है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे दे मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन ही तो है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आराम से सेल पार कर सकता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन बोल रहा है साथ साथ। और ये भी देखा था हमने कि डिफ्यूजन का जो एक स्पेशल केस होता है उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, जिसमें कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी और वाटर का मूवमेंट होगा। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर का मूवमेंट भी हो सकता है, बट वाटर में ऑल्सो मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये भी हम देख चुके हैं अभी कि वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। और देखा क्योंकि शुगर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ नहीं जा पा रहा है। ओके, तो a movement of the molecule by the water diffusion is called as the osmosis. Okay, as the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, a polar molecule like कैसे polar molecule क्या होते हैं, सोडियम, वाटर या कोई ऐसे पोलर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, ये चीज़ें मेम्ब्रेन से एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकती। तो ये क्या, इनको क्या चाहिए होता है, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन। उनको एक प्रोटीन चाहिए होता है जो मेम्ब्रेन में इस तरीके से एम्बेडेड हो और उनका मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सके, उनके मूवमेंट को बढ़ावा दे सके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। तो मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, a few ion or the molecule are transported across the membrane against their concentration। और अगर ये जो मूवमेंट है कंसंट्रेशन के साथ हो रहा है तो डिफ्यूजन, और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हो रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट, कंसंट्रेशन के साथ वाला, और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं सेल वॉल की। किसकी, सेल वॉल। और सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। और ये बात ध्यान रखिएगा कि 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, मेनली क्वेश्चन जब आएगा 1 नंबर में। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए इसके अलावा भी और भी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बट मेन चीज़ें ये रहेंगी। और फंगस की आपकी किसकी बनी होती है, आपकी काइटिन की। ये 3 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा जब हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल का रोल, तो सेल वॉल का रोल रहेगा आपका प्रोटेक्शन में, कि आपका मेन चीज़ तो आपको प्रोटेक्शन ही देगी। ठीक है, मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन के बाद इसका शेप किस तरीके से मैनेज रहेगा वो भी आपका सेल वॉल डिसाइड करता है। और सेल सेल इंटरेक्शन में भी आपका सेल वॉल का बड़ा अच्छा रोल होता है, क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ है। अगर सबसे बाहर की तरफ है तो यही जो लेयर होगी वो इंटरेक्ट कर रही होगी बाहर की लेयर से। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इसकी बात कि सेल वॉल की बात, फंक्शन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात आएगी, आपका एल्गे की अगर बात करें, जो सबसे छोटे वाले प्लांट्स होते हैं, मेन चीज़ तो आपकी क्या रहेगी प्लांट्स में, सेल्यूलोज तो रहेगा। अब सेल्यूलोज के अलावा इसमें गैलेक्टन्स भी होता है, गैलेक्टन्स के अलावा इनमें मैनन्स भी होता है। अब और कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये तो हो गया आपका एल्गे की बात। अब जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं, अगेन मेन चीज़ क्या रहेगी, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज के अलावा इसमें रहता है जो चीज़ें रहती हैं होता है हेमिसेल्यूलोज, और हेमिसेल्यूलोज के अलावा आपका रहेगा इसमें प्रोटीन्स कुछ, और इसमें मेरे ख्याल से डेक्टिन्स जो होते हैं वो भी रहते हैं। ओके, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रहती हैं
कि आपका सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, पैक्टिन्स हो गया, और आपका जो कुछ शुगर भी रहते हैं इसमें अलग अलग तरीके के। तो ये प्लांट्स के, हायर प्लांट्स की बात हो गई, ठीक है। अब बात करें अगर इसका प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन जो होती है वो भाई अगर स्टिफ है ना, मेम्ब्रेन तो स्टिफ है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रोटेक्शन है। और प्रोटेक्शन क्यों दे पा रहा है सेल वॉल? क्योंकि वो स्टिफ है, ठीक है, मेम्ब्रेन स्टिफ है इसलिए तो प्रोटेक्शन दे पा रहा है। लेकिन भाई बात तो ये भी है ना कि अगर ये स्टिफ रहेगा तो ग्रो कैसे करेगा, है ना। तो उसके लिए ये इलाज निकाला गया कि ये दो तरीकों से होता है कि एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, एक होता है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, उसमें ग्रोथ हो सकती है, सेकेंडरी में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसका ये काम हो गया। एक आपका अगर सेल है, ये दूसरा सेल है, ये ब्लू अगर येलो वाला सेल वॉल है तो इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है मिडिल लैमेले, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मिडिल लैमेले। और अगर चूंकि आपका एक सेल से दूसरी सेल तक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो इनके बीच में एक खाली जगह होती है, एक जगह खाली होती है जहाँ से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से इस सेल में आ सकती हैं। इस खाली चीज़ या इस जंक्शन को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कर ली। सेल वॉल किसकी बनी होती है? आइडिया नंबर 1 ये सेल वॉल अलग अलग, ये आइडिया नंबर 2 एल्गे में किसकी बनी होती है? ये एक। प्लांट में किसकी बनी होती है? ये एक। प्राइमरी और सेकेंडरी होती है ये अलग, और मिडिल लैमेले और प्लाज्मोडेस्मेटा ये एक आइडिया। तो ये है इस आइडिया, ये देख लेते हैं इसको फटाफट। सो यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है? नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द सेल वॉल फॉर्म्ड आउट द आउटर कवरिंग, जो बना सबसे आउटर कवरिंग रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहेगा। और किस किस में होता है? फंजाई में होता है, प्लांट में होता है, एनिमल्स में होता है, उसमें सॉरी एनिमल्स में नहीं होता है प्लीज़, हाँ, बैक्टीरिया। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप, एक तो शेप देता है और प्रोटेक्शन भी देता है, स्टिफ होता है प्रोटेक्शन देता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देगा, स्टिफ रहता है तो प्रोटेक्शन इस केस में आ गया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टू द सेल सेल इंटरेक्शन, सेल सेल इंटरेक्शन भी करता है ताकि चीज़ें एक दूसरे से बात कर सके, एंड प्रोवाइड द अनडिजायरेबल बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल, के जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ इससे बाहर भी रहती है। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैनिन, ठीक है, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट्स में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, पैक्टिन की, प्रोटीन्स की। सेल वॉल यंग में एक तो होता है भाई, देखिए ये वाला पोर्शन के प्रोटेक्शन है, क्यों है? क्योंकि वो स्टिफ है। लेकिन अगर स्टिफ है तो ग्रो कैसे करेगी, है ना। ग्रो करने के लिए इसलिए उसमें दो तरह की होती है, प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेल वॉल में क्या खास बात होती है? कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, विच ग्रेजुअली diminishes as the cell matures and the secondary cell wall is being formed। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे स्टिफनेस आती है, वैसे वैसे इसको सेकेंडरी सेल वॉल का नाम दे दिया जाता है। और ये बढ़ती इस तरीके से है ऑन टू द इनर साइड, क्योंकि भाई बनेगा तो सामान अंदर ना सेल के, तो इसी तरीके से अंदर से बाहर की तरफ बढ़ेगी। अब द मिडिल लैमेले इज द लेयर, अब ये मिडिल लैमेले की बात कर रहा है, एक सेल है, दोनों के बीच में जो सेल वॉल के बीच में जो बीच में एक लेयर होता है उसको मिडिल लैमेले कहा जाता है। लेयर किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। इंपॉर्टेंट, किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की, कैल्शियम पेक्टेट, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है, ठीक है कोई नहीं। विच होल्ड्स ऑन ग्लू की तरह काम करती है, चीज़ों को, नेबरिंग सेल्स को एक जोड़ के रखती है। द सेल वॉल मिडिल लैमेले में बी ट्रांसवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्मेटा, ये इस तरीके से जंक्शन होता है प्लाज्मोडेस्मेटा जिससे चीज़ें इधर से उधर जा सकती है। कनेक्टिंग विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल, दो पड़ोसी सेल्स के साइटोप्लाज्म तक को कनेक्ट करता है और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की थी। अब हमें शुरुआत करनी है पढ़ना के एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में। तो देखिए सेल बनाता है प्रोटीन, और प्रोटीन हो सकते हैं दो तरीके के। एक प्रोटीन होगा जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है हमेशा साइटोप्लाज्म में रहेगा, सेल से कभी बाहर जाएगा ही नहीं। और दूसरा होता है सिक्रीटरी प्रोटीन। सिक्रीटरी प्रोटीन, मान लीजिए जैसे किसी प्रोटीन को बाहर जाने की आवश्यकता है, इंसुलिन प्रोटीन, इंसुलिन को बाहर जाना पड़ता है अपना काम करने के लिए, तो उस प्रोटीन को कहा जाता है सिक्रीटरी प्रोटीन। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम और इन सिक्रीटरी प्रोटीन का एक बड़ा ही प्यारा नाता है। अब अगर कोई चीज़ सिक्रीटरी प्रोटीन है और सेल के अंदर बननी है, ठीक है, और ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म। मेन बात ये है कि सिक्रीटरी प्रोटीन कभी भी सेल वॉल साइटोप्लाज्म में एंटर नहीं करता है।
ओके यही पूरा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इज ऑल अबाउट दिस होल आइडिया, यही एक आइडिया है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। सिक्रेटरी प्रोटीन कभी भी सेल साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा, वो इसी तरीके से एक ऑर्गेनेल में जाएगा, फिर दूसरे ऑर्गेनेल में जाएगा, और कैसे कैसे जाएगा, पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा, फिर गोल्जाई बॉडी में जाएगा, फिर उसकी गोल्जाई बॉडी के बाद फिर वो मेम्ब्रेन वेसिकल बना लेगा, वेसिकल बना करके वो सीधा बाहर निकल जाएगा, वो कभी साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा, और इसी चीज़ को एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। आपका इसके अंदर आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी, वेसिकल्स, और फिर उसके बाद मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और इसी को हमने एक प्रोसेस के थ्रू पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से, हम डिस्कस कर चुके हैं कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम वो फैक्ट्री है जो कि क्या बनाता है, जिसके ऊपर किसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का। तो कुछ ऐसा जुगाड़ होगा कि राइबोसोम आपका प्रोटीन बना करके साइटोप्लाज्म में आने ही नहीं देगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देगा, रफ एंडोप्लाज्मिक गोल्जाई को दे देगा, गोल्जाई वेसिकल को दे देगा, वेसिकल से बाहर निकल जाएगा, कभी साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा। ये है इस पर्टिकुलर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का, जिसके अंदर हम ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, उसका आइडिया। अब शुरुआत कर देते हैं कि किस तरीके से, देखिए अगले, ये है आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत हो रही है, ये है आपका मेम्ब्रेन। चलिए दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ब्लू कलर से दिखेगा नहीं, ब्लैक। ये है क्या है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जब इस तरीके से बाहर की तरफ कंटिन्यू होकर के कुछ एक लंबे लंबे स्टॉक्स या क्रिस्टे बोला जाता है, क्योंकि सिस्टरने वाले स्ट्रक्चर्स बनाती है, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या चीज़, जब न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस होके एक स्ट्रक्चर बनाती है इस तरीके का, क्रिस्टे बोलते हैं, सिस्टर ने बोलते हैं इसको, जो निकले हुए हैं। अब क्या होगा, अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं ना गोल गोल, ये राइबोसोम है। अगर राइबोसोम बैठे हुए हैं तो इसकी जो अपीयरेंस आती है वो थोड़ी रफ आती है, क्योंकि राइबोसोम बैठे हुए हैं, तो इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर नहीं बैठे होते हैं तो इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया इसका रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस। और दोनों ही है, दोनों न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को कंटिन्यू करेंगे तो ये बनेगा। हम बात कर चुके थे कि राइबोसोम कुछ इस तरीके से प्रोटीन बनाता है कि जब वो प्रोटीन बना रहा होगा, तो आप देख सकते हैं जब ये प्रोटीन बना रहा होता है तो तुरंत डायरेक्टली प्रोटीन को धागे की तरह पिरो देता है और प्रोटीन आ जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपका प्रोटीन आ गया है। ये ट्रैवल करता है इस तरीके से, ये ट्रैवल करके इधर आया, फिर इस ट्रैवल करके बाहर आया। ट्रैवल करने के बाद इसमें से इस तरीके से एक पिंच करके, इधर से मान लीजिए यहाँ से वो निकल रहा है, तो पिंच करके एक वेसिकल बनेगा और वेसिकल के अंदर प्रोटीन को एनकैप्सुलेट, कवर कर दिया जाएगा, और ये एक वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल आपने बना दिया, ठीक है। तो ये अभी भी देख लीजिए, मैंने क्या बोला था, पूरे में एक ही चीज़ होनी है। आपका जो प्रोटीन बाहर जाना है वो कभी साइटोप्लाज्म में आएगा ही नहीं, और आ भी नहीं रहा है, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया है कि डायरेक्ट राइबोसोम ने बनाया ही, उसको बनाते ही उसको अंदर डाल दिया, अंदर डाल के वो वेसिकल के थ्रू अपना वेसिकल बनाया उसने, आपका आएगा। ये है आपका गोल्जाई बॉडी। क्या है आपका, गोल्जाई एपरेटस। गोल्जाई एपरेटस का एक होता है आपका कॉनकेव साइड, ओके, एक होता है तब कॉन्वेक्स साइड। ये आपका कॉनकेव साइड, और कॉनकेव साइड को क्या बोल देते हैं, ट्रांस, और कॉन्वेक्स साइड को बोल देते हैं सिस। ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये लॉन्ग लॉन्ग लंबे लंबे आपके इसकी तरह नेटवर्क्स की, ट्यूब्यूल्स की तरह का नेटवर्क होता है, इसका बना होता है। ये जो वेसिकल आपने बनाया जिसके अंदर आपका प्रोटीन रखा हुआ है, वो जाकर के फ्यूज कर जाता है इस गोल्जाई बॉडी से। पहले वाले से फ्यूज करेगा, अंदर जाएगा। इस गोल्जाई बॉडी में कुछ होते हैं एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं, इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए आपका प्रोटीन है, तो इसके ऊपर आपको अगर फॉस्फेट ग्रुप लगाना है तो उसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, सल्फर ग्रुप या सल्फोनाइलेशन, SO4 माइनस वगैरह लगाना है आपको। इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाना है, मिथाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप लगाना है, एसिटाइलेशन। तो ये मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो मॉडिफिकेशंस की जाती हैं
इस तरीके से ये दोबारा से वेसिकल बनाकर निकलेगा और वेसिकल बना करके अगले उसमें जाएगा, फिर वेसिकल बनाएगा, फिर अगले उसमें जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता चला जाता है। यहाँ पर से भी वो वेसिकल की फॉर्म में ही निकलेगा और वेसिकल की फॉर्म में अंदर एक डब्बे में उसको बंद किया हुआ। अभी तक देख लीजिए, अभी तक प्रोटीन जो बाहर जाना है वो कभी अभी तक साइटोप्लाज्म में नहीं आया है। ये वेसिकल जाकर के फ्यूज़ कर जाएगा मेम्ब्रेन से, और मेम्ब्रेन से जब ये फ्यूज़ कर जाएगा तो चीज़ हो जाएगी अपने आप बाहर। तो ये आप क्या हुआ, सिक्रीटरी पाथवे हो गया सेल के अंदर का, और इसी चीज़ को एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। आपका सबसे पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हुआ, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक किस में काम कर रहा है, देखिए स्ट्रक्चर तो देख लिया हमने, फंक्शन में क्या आएगा कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके बाद अब आपका आ गया था, ये कहाँ चला गया था वेसिकल्स के थ्रू, आपका गोल्जाई बॉडी में। गोल्जाई बॉडी का क्या काम आ जाएगा, मॉडिफिकेशन। सो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपका गोल्जाई बॉडी का काम हो गया। गोल्जाई बॉडी के बाद वेसिकल की फॉर्म में आएगा और बाहर निकल जाएगा, सिक्रेशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिक्रेटरी वेसिकल, ये आपका सिक्रेटरी वेसिकल। मान लीजिए अगर ये प्रोटीन सही नहीं बना है तो कोई फ़ायदा होगा इस प्रोटीन को बाहर भेज के, नहीं ना। तो सेल के पास इससे निपटने का भी एक बड़ा अच्छा उपाय है। सेल क्या करता है, सेल ने एक वेसिकल बना रखा है और इस वेसिकल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, एंजाइम। और इस पर्टिकुलर वेसिकल को बोला जाता है लाइजोसोम। जोम मतलब के बॉडी, और लाइजो आ रहा है लाइसिस से। तो वो बॉडी जो चीज़ों को तोड़ फोड़ लाइसिस करने की मादा रखता हूँ। अब ये क्या किया जाएगा, ये जो अगर मान लीजिए प्रोटीन सही से नहीं बना है और ये भी ना सही, अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया अंदर आया है तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो कि भाई जैसे ये प्रोटीन बाहर जा रहा है ना, वैसे ही बैक्टीरिया को भी अंदर लिया जाता है। ऐसे एंडोसाइटोसिस के थ्रू मान लीजिए ले लिया, तो ये आपका एक वेसिकल में बैक्टीरिया पड़ा है या वेसिकल में आपका खराब प्रोटीन पड़ा है जिसको आप तोड़ देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो ये लाइजोसोम फ्यूज कर जाएगा या तो इस दूसरे वेसिकल के साथ, इस वेसिकल के साथ या इस वेसिकल के साथ। और फ्यूज करने के बाद चूंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे एंजाइम्स इसको काट कूट के ख़त्म कर देंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो प्रोटीन हो। तो ये काम हो गया आपका लाइजोसोम का, जो कि भी इसके अंदर ही रखा जाता है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये है बेसिक आइडिया एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। दोबारा से, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती हैं। बाहर की मेम्ब्रेन जब कंटिन्यू होती है तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है इसके ऊपर तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम तुरंत प्रोटीन बना करके, जो कि सिक्रीटरी प्रोटीन होंगे, प्रोटीन बना करके तुरंत वेसिकल के अंदर इसके जो ल्यूमेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डाल देती है। इसके बाद वेसिकल पिंच ऑफ होता है और इसमें बनता है, अंदर प्रोटीन को रख दिया जाता है, वो जाकर के फ्यूज़ कर जाता है गोल्जाई बॉडी से। गोल्जाई बॉडी में होता है उसका मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के बाद अब ये बाहर जाने के लिए तैयार है, लेकिन साइटोप्लाज्म में नहीं भेज सकते, तो इसको एक डब्बे में, एक वेसिकल में बंद कर करके उसको मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर दिया जाता है और वो बाहर निकल जाता है। ये थे रैंडी शेकमैन, अभी 1-2 साल ही हुए हैं, और ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम सिंगल हैंडेडली उन्होंने दिया था, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ओके, तो ये हो गया हमारा ये वाला पोर्शन। तो चलिए फटाफट इसको ख़त्म करते हैं कि हमने जो आइडिया देख लिया है। आपको अब तो हम खाली इसका रिवीजन देखना है कि आखिर कहाँ के एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है कि वाइल ईच मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि अलग अलग मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स के सबसे स्ट्रक्चर अलग थे, फंक्शन भी अलग था, लेकिन वो साथ में मिलकर एक काम करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सारे मिलकर के एक काम करते हैं। वो काम क्या था कि सिक्रीटरी प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में हम आने नहीं देंगे, ये काम था। और वो भले से गोल्जाई बॉडी मॉडिफिकेशन कर रहा हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बचा रहा हो साइटोप्लाज्म में जाने से, तो ये सारे काम अलग हैं, मगर अगर कोऑर्डिनेटेड ना हो, एक साथ के एक दूसरे के साथ ना मिले हों, तो ये अंजाम नहीं पहुंच सकता जो सिक्रेटरी प्रोटीन है उसको बाहर पहुंचाने का, बिकॉज देयर फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड, उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड, क्या क्या आता है उसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पहले से पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ आती है उसमें। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जाई बॉडी आ रहा है, लाइजोसोम आ रहा है, वैक्यूल्स आ रहे हैं, तो जो छोटे छोटे वेसिकल्स थे वो वैक्यूल्स ही तो हैं।
अब सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड द पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद पढ़ेंगे। अभी हमें क्या क्या पढ़ना है सारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ द रेटिकुलम। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से एक रेटिकुलम का नेटवर्क होता है और किससे? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होता है। टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर होता है, फैला हुआ होता है। हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इन द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू द टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। क्या क्या चीज़ें? वो दो कंपोनेंट, एक तो ल्यूमिनल हो गया अंदर, ल्यूमिन ये वाला ल्यूमिन वाला पार्ट हो गया, एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, कि एक तो अंदर ल्यूमिन वाला साइटोप्लाज्म, एक मतलब कि मैट्रिक्स या ल्यूमिन, और एक बाहर वाला। ओके ये हो गया हमारा, ये तो हो गया। देखिए ये तो बात थी हमारा, ये है आपका एनसीईआरटी के हिसाब से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है एनसीईआरटी के हिसाब से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों है? क्योंकि राइबोसोम नहीं है। रफ क्यों है? क्योंकि राइबोसोम है। रफ एंडोप्लाज्मिक का तो काम देख लिया हमने कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ये, कि ये आपका पहला कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? कैल्शियम स्टोरेज का। देखिए जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं किसी भी मसल का, तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, और वो कैल्शियम प्रोवाइड करवाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। और इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला पोर्शन है वहाँ पर अगर आपने किया है तो देखेंगे, नहीं तो आगे देख सकते हैं जा करके उस वाले वीडियो में। ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरा होता है आप इसको लिपिड सिंथेसिस भी यहाँ पर होता है। क्या होता है? फैट का सिंथेसिस भी यहाँ पर होता है। ये देख सकते हैं आप में, इसमें काफ़ी सारे इसमें एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि लिपिड सिंथेसिस में काम करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो जाएगा कैल्शियम का स्टोरेज और लिपिड सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक का प्रोटीन सिंथेसिस। अब ईआर, दोबारा से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ जाते हैं। ईआर ऑफन शोज द राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट। अगर राइबोसोम अटैच है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम अटैच नहीं है, स्मूथ अपीयरेंस है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या एक्टिविटी? ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू द प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें आ गया? प्रोटीन सिंथेसिस में। एंड सिक्रीशन, देखिए सिक्रीशन का जो पूरा प्रोसेस है किसी भी प्रोटीन को सिक्रीट करने का, उसमें भी ये काम कर रहा होता है, तो इसलिए इसको बोला गया सिक्रीशन में भी काम कर रहा है। दे आर एक्सटेंसिवली एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से ही कॉन्टिन्यू होता है। अब द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, जो भी हम देख चुके हैं। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड। ऊपर यहाँ देखा था आपने स्टेरॉइड हार्मोन, ये भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। अब बात यहाँ पे बात हो गई, ये जो आपका कंटिन्यू हो रहा था ये जो आपका न्यूक्लियस से इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा था, ये था हमारा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला ये वेसिकल, वेसिकल में था हमारा प्रोटीन, अब जाकर के लगा ये इस गोल्जाई बॉडी से। ठीक है, तो अब यही दो चीज़ें बताएगा ये गोल्जाई बॉडी के बारे में। पहला एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देगा इसका, और दूसरा कि आखिर किस तरीके से काम क्या करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कैमिलो गोल्जाई ने 1898 में इसका पहली बार देखा, स्टेन किया। रेटिकुलर स्ट्रक्चर था, न्यूक्लियस नियर और न्यूक्लियस के पास था। they were named as the गोल्जाई बॉडी आफ्टर हिम। उसका नाम गोल्जाई बॉडी पे गोल्जाई पे रख दिया गया। अब ये बना किसका होता है? मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी उनको बोला जाता है, जिनका जो डायमेंशन होता है इतना होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। देखिए हमेशा याद रखिएगा 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो लगभग होता है एक बैक्टीरिया के जितना। ठीक है, बैक्टीरिया का साइज होता है कितना, लगभग एवरेज, इससे छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। अब दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलली स्टैक्ड हैं एक के ऊपर। वेरिड नंबर ऑफ द सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। ये नंबर डिफर कर सकता है कि कुछ भी। ओके, द गोल्जाई सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ लगे होते हैं। एंड डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हो गया आपका, देखिए ये कॉनकेव सरफेक्स होता है, कनकेव होता है ये वाला, कॉन्वेक्स होता है ये वाला। तो कॉन्वेक्स वाले को बोलते हैं सिस और कॉनकेव वाले को बोलते हैं ट्रांस। अभी तक हम सारे स्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं फटाफट। अब और फेस इन द कॉनकेव वाला जो होता है उसको ट्रांस बोलते हैं। मैच्योरिंग फेज, देखिए
क्यों बोल रहा है ऐसा, मैच्योरिंग फेज क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब आपका प्रोटीन इससे अंदर घुसा था, हाँ, तो फिर तो मतलब कि ये इसको उल्टा कर लीजिए, ठीक है, ये बनाया है मैंने गलत कि ये देखिए कॉनकेव तो यही रहेगा, तो स्ट्रक्चर इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, मैं सही स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। इरेजर लीजिए, इरेजर, ओके, पेन, देखिए इस तरीके से बना लीजिए इसको, ये हो गया, ये इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स, ये हो गया हमारा कॉनकेव, कॉनकेव हो गया ट्रांस, और कॉन्वेक्स हो गया सिस, और ये हो गया मैच्योरिंग साइट। मैच्योरिंग का मतलब हो गया जब यहाँ से ये जाएगा अंदर प्रोटीन तो इसका मॉडिफिकेशन हो गया, जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो मैच्योर्ड फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस कर लिया। Okay, so the cis and the trans phase of the organelle are entirely different but interconnected, ठीक है। तो ये वेसिकल के थ्रू, एक से एक वेसिकल के थ्रू इसमें चला जाता है, फिर वेसिकल के थ्रू निकलता है, फिर इसमें चला जाता है। द गोल्जी एब्रेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द पैकिंग, ठीक है, क्या क्या काम करता है, पैकिंग, पैकेजिंग करता है, और टू बी डिलीवर्ड आइदर ऑन टू द इंटरसेल्युलर टारगेट और द सिक्रेटरी आउटसाइड द, या तो कि कहीं पे इसको भेजना है, जैसे कि लाइसोसोम में भेजना है, लाइसोसोम के पास भेजना है, उसके पास भेज देगा, या फिर मेम्ब्रेन में भेजना है, सिक्रेट करना है तो मेम्ब्रेन पे भेज सकता है। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ईआर फ्यूज टू द सिस फेज ऑफ द गोल्जी, ठीक है। तो जो भी चीज़ को पैक करना होता है या मॉडिफाई करना होता है वो सिस फॉर्म, सिस पे जाकर के लगता है, ये सिस साइड है उस पे जाकर के लगता है, और मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, और इस तरीके से इस दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगता है, उसका मॉडिफिकेशन होता जाता है, पैकेजिंग होती जाती है, और इस दिशा से इस दिशा की ओर बढ़ता जाता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इस बात को बताता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इतना क्यों रहता है। A number of protein synthesis by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released into the trans phase. तो यही काम करता है कि मॉडिफिकेशन करता है कि इनको रिलीज करने से पहले, सिस से ट्रांसफॉर्म तक जाने से पहले उसको सिस्टरने में मॉडिफाई किया जाता है। Golgi apparatus is important site for the formation of the glycoprotein and the Golgi and the glycolipid. इसके अलावा देखिए ये मॉडिफिकेशन हमने बोला था ना, मॉडिफिकेशन करता है, ये रहा प्रोटीन, मैंने बोला था कि इसके ऊपर आपका मिथाइल लगा सकता है तो मिथाइलेशन, इथाइल लगा सकता है इथाइलेशन। अब इसके अलावा शुगर भी तो लगा सकता है, तो ये शुगर लगा दे तो ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, और ग्लाइकोसाइलेशन हुआ तो ये प्रोटीन क्या बन गया, शुगर प्लस प्रोटीन, और ये हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, नहीं हो गया। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाता है, और ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा थोड़ा बहुत ये ग्लाइकोलिपिड्स का भी सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। ये आपका ये हो गया सिस्टरने, ट्रांस और वो फेज तो इसमें दिख नहीं रहा है कहीं। ओके, अब बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में हम बात वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं। लाइसोसोम होगा, उसके अंदर आपके कई सारे एंजाइम्स होंगे। अगर कोई बैक्टीरिया है वेसिकल में ले लिया जाएगा, इसको बोला जाता है फैगोसोम, इसको बोला जाता है लाइसोसोम, दोनों मिल जाएंगे बन जाएगा फैगोलाइसोसोम। और जब ये मिलेगा इस तरीके से तो इसके एंजाइम्स इस बैक्टीरिया को मार देंगे, या फिर अगर इसमें कोई प्रोटीन है जो कि ठीक से नहीं बना है उसको भी ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि भाई आप कचरा नहीं रखना चाहते ना। जब ये टूट जाएगा, अमीनो एसिड में टूट जाएगा, दोबारा से प्रोटीन बनाने के काम में आएगा, क्यों रखना है इसको ख़राब प्रोटीन को, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइसोसोम वाला पार्ट। ख़ास बात ये रहती है कि इसका पीएच बड़ा कम रहता है। कब एक्टिव होगा, जब इसका पीएच एसिडिक पीएच पे रहता है, ठीक है। ये इसका दूसरा पार्ट। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, मेम्ब्रेन से चारों तरफ से हैं और अंदर खूब सारे एंजाइम्स हैं। फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी एपरेटस, और ये भी कहाँ से आ रहे हैं, गोल्जी बॉडी के प्रोसेस से ही आ रहे हैं, जैसे गोल्जी बॉडी से आ रहा था। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये जो राइजोसोम होता है इसमें हर तरीके का एंजाइम होता है। इसमें लिपिड के लिए लाइपेसिस होता है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएसिस होता है, शुगर को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेसिस होते हैं इसमें, और इसकी जो एक्टिविटी होती है वो एसिडिक पीएच पर ऑप्टिमम होती है, वहाँ उस पीएच पर ही अच्छे से काम कर सकता है। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protease, lipid and nucleic acid. Obviously इन्होंने लिखा नहीं है बट न्यूक्लियसिस भी होंगे तभी वो न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कर सकता है।
अब आ जाते हैं वैक्यूल के ऊपर। देखिए वैक्यूल जो होता है वो होता है स्टोर हाउस। आप इसके अंदर गैस रख लेंगे तो ये आपका गैस वैक्यूल बन जाएगा, इसके अंदर आप शुगर रख लेंगे तो सैप वैक्यूल बन जाएगा, इसको आप ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए यूज़ कर लेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाएगा। तो ये तो स्टोर हाउस है, जैसी ज़रूरत है वो चीज़ रख लो, ये उसका काम कर देगा। बाहर की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है। ओके, तो देखते हैं इसके बाद कि द वैक्यूल इस मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है और फाउंड इन साइटोप्लाज्म होता है। प्लांट्स में बहुत लार्जर होता है, बहुत बड़ा होता है, और एनिमल्स में बहुत छोटा होता है और वेसिकल बोला जाता है, इसलिए बोल देते हैं कि जो वैक्यूल होता है उसमें नहीं होता है। अब इट कंटेन्स क्या क्या कंटेन कर सकता है, वाटर कर सकता है, सैप कर सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब देखिए बोल रहे हैं ना, जो चीज़ चाहे आप करवा सकते हैं। आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, मराइन में, समुद्र में है, उसको फ्लोट करना है तो उसमें गैस रख लेगा ताकि उसको बॉयंसी मिले, वो तैर सके, तो गैस वैक्यूल बन जाएगा आपका। जो भी चीज़ चाहिए वो उस चीज़ से मैनेज की जा सकती है, स्टोर हाउस है। एंड अदर मटेरियल दैट आर नॉट यूजफुल टू द सेल, कि भाई स्टोर हाउस है, जो चीज़ नहीं चाहिए फेंक दो उसके अंदर। द वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होती है, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। एंड इन द प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम। बहुत सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इनटू द वैक्यूल दैट कैन बी देन द साइटोप्लाज्म। कोई भी चीज़, ये सिंपल आसान भाषा में बोल रहा है कि एक मेम्ब्रेन का बना होता है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं मेम्ब्रेन को। मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, चीज़ों को उन जहाँ पर वो कम भी हैं, मान लीजिए शुगर कम भी है सेल के अंदर, तो वो शुगर को पकड़ के एनर्जी का इस्तेमाल करके अंदर की तरफ रख के स्टोर कर लेगा। तो ये एक्टिव प्रोसेस के थ्रू स्टोर भी कर सकता है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं पीएच मेंटेन करने के लिए। बाहर से मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ रहा है तो पानी को बाहर फेंक सकते हैं, आयन अंदर आ रहा है आयन को बाहर फेंक सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया। इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन एंड इन मेनी सेल्स इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल की तरह काम कर सकता है। अमीबा में देख लीजिए, अमीबा में ही आपका खाना रखा जा सकता है, इसको फूड वैक्यूल की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकता है वो इसका। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए खत्म हो गया हमारा वाला पोर्शन कि हमने देख लिया कि आखिर अगर एक प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में नहीं आने देना है, सिक्रेट करना है, तो वो किस तरह से होगा। अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग और ऑर्गेनल्स के बारे में, और सबसे पहला ऑर्गेनल हम जो देख रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। दो चीज़ें, स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, एक आउटर का मेम्ब्रेन होगा, एक इनर मेम्ब्रेन होगा। इनर मेम्ब्रेन बहुत फोल्ड्स होंगे, ओके, इसमें फोल्ड्स होंगे, इस तरीके से इसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस हो गया। और यहाँ पे आपका राइबोसोम्स भी मिल जाएंगे, आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इनर मेम्ब्रेन में और आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स या प्रोटीन। और ये प्रोटीन काम करते हैं, हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये हो गया, ये स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम इसका। इसकी जो लंबाई होती है लगभग कितनी रहती है, 1 माइक्रोमीटर, और जो चौड़ाई रहती है वो लगभग आधी 0.5 माइक्रोमीटर। इस जो अंदर जो स्पेस होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। खत्म, ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। और फंक्शन है हमारा रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन में हमारी मदद करता है, एटीपी बनाने में मदद करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक वचन माइटोकॉन्ड्रियन। और अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल, जब तक आप स्टेन नहीं करेंगे दिखाई नहीं देता आसानी से। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। एक सेल के अंदर कितना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा ये उस सेल पर डिपेंड करता है। देखिए चलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स जिनको बोला जाता है, वो क्या नहीं कर सकते, वो हंस नहीं सकते, वो स्वेटिंग नहीं कर सकते, या वो शिवर नहीं कर सकते, या वो चल नहीं सकते। भाई चल तो नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए मेन आइडिया ये था कि खाली छोटे जो बच्चे जो होते हैं ना वो शिवर नहीं कर सकते। जैसे हमको जब ठंड लगती है तो हम शिवर करते हैं, अपनी जो कोर मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके फटाफट से एटीपी बनवा देते हैं, एयर हीट रिलीज करा देते हैं, जिससे ठंड कम लगे। छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते।
उनके पास, और उसके अगर नहीं कर सकते तो फिर उनके पास कुछ होना चाहिए ना जिससे वो ये ठंड से बच सके, तो उनके पास होता है ब्राउन फैट। ये फैट ही है बट इस फैट में इतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि ये ब्राउन दिखने लगता है, इसलिए इसको ब्राउन फैट बोला जाता है। और ब्राउन फैट बच्चों को हीट प्रोवाइड कराता है क्योंकि वो शिविर नहीं कर सकते। तो उसमें तो ये इतना ज़्यादा होगा कि उसका कलर ही उसने ब्राउन कर दिया, इतना ज़्यादा क्या नाम है उसका, ब्राउन फैट बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था, ये याद रखने के लिए था कि उसका नंबर अलग अलग हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ द शेप ऑफ साइज कितना होता है उसका, इतना होता है, लगभग सिलेंड्रिकल होता है, सॉसेज की शेप में होता है, और 0.5 माइक्रोमीटर चौड़ा होगा, एक माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर तक लंबा हो सकता है। और ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर में, एक इनर मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये भी देख चुके हैं हम। अब बीच में जो होता है उसको लिमेन बोला जाता है, और जो साइटोप्लाज्म एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का होगा उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। इनका इनर कंपार्टमेंट होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, और एक्विस एनवायरनमेंट होगा। अब जहाँ पर भी कोई भी चीज़ है एक्विस एनवायरनमेंट मिलेगा। पानी, एक्विस होता है पानी, एक्वा बोलते हैं पानी को, ओके। The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle, ये continuous है, limiting है। Inner membrane forms the infolding, उनमें infolding होता है, infolding का नाम होता है क्रिस्टे, और क्रिस्टा सिंगुलर, एक वचन को सिंगुलर नाम बोल दिया जाता है। ये कुछ नहीं है, मेम्ब्रेन में बड़ा का सरफेस एरिया जितना होगा, मेम्ब्रेन का फोल्डिंग जितना ज़्यादा होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एंजाइम्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, जितना एंजाइम इनकॉर्पोरेट होगा उतना ही ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा, जितना रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा उतना एटीपी ज़्यादा बनेगा। तो एटीपी को ज़्यादा बनाने का एक सिंपल आसान तरीका। द टू मेम्ब्रेन हैज़ देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, ये दोनों मेम्ब्रेन में अपने अपने एंजाइम्स होते हैं। बाहर की मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा पोरस होती है। माइटोकॉन्ड्रियल साइट्स आर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। इसके पास राइबोसोम होता है 70S वाला, के 70S राइबोसोम होता है। इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये बताता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कभी हमारे पूर्वजों में जब शुरुआत हो रही थी ज़िंदगी की, मतलब कि जब सेल्स बन रही थी, जब प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बन रही थी, तब ये माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया ही था। आप देख सकते हैं ना, इसके पास राइबोसोम्स भी है, इसके पास डीएनए भी है, इसके पास मेम्ब्रेन भी है। तो ये सारे इस चीज़ के सबूत हैं कि ये कभी बैक्टीरिया हुआ करता था, ओके। तो ये रहा स्ट्रक्चर आपका, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, अंदर इसके राइबोसोम्स नहीं दिखाए गए हैं तो राइबोसोम्स दिखा दीजिए। ये मेम्ब्रेन को अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इसमें आपको एंजाइम्स मिल जाएंगे। ये एंजाइम है, ये स्पेसिफिकली ये वाला एंजाइम देख रहे हैं, खास है, ये है एटीपी सिंथेसिस जो कि एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक, ओके। अब हम आ जाते हैं प्लास्टिड वाले पर। प्लास्टिड भी कुछ इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ये भी मेम्ब्रेन का बनाता है। ये है, इसको एक को बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या है ये? थाइलेकॉइड। अब इसकी जब ये कॉन्टिन्यूसली मेम्ब्रेन के साथ ऐसे कॉन्टिन्यूस करता है, ऐसे बनता जाता है, और ये एक स्टॉक बना लिया इसने, एक केपिस्टिक स्टॉक। इस स्टॉक को बोला जाता है ग्रैना। क्या हो गया ये? ग्रैना। इसकी मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, या फिर जिस भी तरीके का पिगमेंट चाहिए तो इसके मेम्ब्रेन में पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसका भी मैट्रिक्स होता है, और इसमें मैट्रिक्स के अलावा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक ग्रैना को दूसरे ग्रैनल से मिलाते हैं। ये दूसरा ग्रैना हो गया, तो ये हो गया हमारा ग्रैना। और इसमें पिगमेंट है, ये हमारा, अगर मैं पिगमेंट बनाऊं तो पिगमेंट कैसे हो सकता है? हमारा क्लोरोफिल हो सकता है, या फिर हमारा ज़ैंथोफिल हो सकता है, या फिर हमारा कैरोटिनॉइड हो सकता है। कैरोटिनॉइड अलग अलग, एक बस एग्जांपल जो कि आपका एनसीईआरटी में दिए वो एग्जांपल है। इसके अलावा ये कलरलेस भी हो सकता है। अगर ये कलरलेस है तो ये सिंथेसिस, किसी फूड का सिंथेसिस करने में काम नहीं आ रहा, वहाँ पर ये स्टोरेज के काम में आ रहा है। स्टोरेज किसका भाई? या तो प्रोटीन स्टोर कर लो, या फैट स्टोर कर लो, या फिर आप अपना क्या स्टोर कर लो? प्रोटीन, फैट और शुगर स्टोर कर लो। कलरलेस है तो इसको बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। अबे ल्यूकोप्लास्ट कैसे? ल्यूकोसाइट सुना है आपने? ल्यूकोसाइट, WBC का दूसरा नाम क्या होता है?
ल्यूकोसाइट, तो ल्यूको का मतलब होता है वाइट, तो वाइट या फिर यहाँ पर कलरलेस इसको बोला जाता है। अब प्रोटीन वाला है तो प्रोटीन वाले को बोल देते हैं एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। और इलेयोप्लास्ट बोल देते हैं फैट वाले को, इलेयोप्लास्ट। और शुगर वाले को बोल देते हैं एमिलोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट आ रहा है एमिलोज से। शुगर स्टार्च किसका बना होता है? एमिलोज और एमिलोपैक्टिन का, तो ये हो गया एमिलोप्लास्ट। ठीक है, तो यही आपका सब कुछ इसमें दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इनटू द प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। एग्जांपल दे रहा है कहाँ से शुरुआत हो रही है। दे आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये इसमें पिगमेंट होता है तो बिना कोई स्टेन करके भी आपको दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और कैसे कैसे इनको अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग चीज़ों में डिफाइन किया गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो कलर है, क्या नाम है, ग्रीन कलर है तो क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब भी कलर ही होता है। ओके, और ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि वाइट या कलरलेस। ओके, ये स्टोरेज वाले हो गए। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल होता है, एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये पिगमेंट मौजूद होते हैं, या तो क्लोरोफिल होगा या कैरोटीनॉइड हो सकता है या जेंथोफिल हो सकता है या कैरोटीन हो सकता है, अलग अलग पिगमेंट इसमें आ सकते हैं। अब इसके अलावा जो कुछ होते हैं जो कि इसको ये जो अलग अलग कैरोटीनॉइड कैरोटीन है इनको अलग कलर भी देते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड कलर भी इनकी वजह से आता है। इसके अलावा होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग स्टोरेज के लिए काम आते हैं। अगर शुगर स्टोर हो रहा है, स्टार्च स्टोर हो रहा है तो एमिलोप्लास्ट। अगर आपका ऑयल स्टोर हो रहा है, फैट स्टोर हो रहा है तो एलियोप्लास्ट। अगर आपका प्रोटीन स्टोर होता है एल्यूरोप्लास्ट। अब जो ज़्यादातर जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो आपके ग्रीन होते हैं, उनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। ये मिलते हैं आपके मीजोफिल सेल में, बंडल सीड सेल में, पैलिसेड सेल में। ये सारा हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कि मीजोफिल जहाँ पत्तियाँ हैं, पत्ती के अंदर जो सेल्स होंगी उनमें मिलेगा ये ज़्यादातर। अब दीज सेल्स आर लेंस शेप्ड, लेंस की शेप के होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, डिस्कॉइडल होते हैं, रिबन लाइक, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। एल्गे में मिलता है वो रिबन लाइक वाला। ऑर्गेनल हैविंग वेरिएबल लेंथ, इनकी जो है 5 से 10 मिलीमीटर तक और विड्थ 2 से 4 मिलीमीटर तक हो सकती है। ओके, देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1, एक भी हो सकता है, कई 100 भी हो सकते हैं। वही है, जो सेल जो जितना एनर्जी बनाएगा वो उस हिसाब से उतना नंबर इंक्रीज कर सकता है इसका। ओके, यहाँ पर आगे दोबारा से स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया गया है कि देखिए हमने कुछ चीज़ इसमें छोड़ दी थी, वो क्या क्या था कि इसके अंदर आपका उसी तरीके से राइबोसोम भी मिलेगा, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया था कभी, तो राइबोसोम 70S वाला, और इसके अंदर इसका डीएनए भी मिल जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, देख चुके हैं। इनर आउटर वाला देख चुके हैं। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड एज द स्ट्रोमा, अंदर वाले जो स्ट्रक्चर है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है, ये स्ट्रोमा है। और द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सेक, उसको थाइलाकॉइड कहा जाता है। थाइलाकॉइड भी देख चुके हैं। उसका जो स्ट्रक्चर स्टॉक बनेगा उसको ग्रैना कहा जाता है, सिंगुलर में ग्रैनम कहा जाता है। ये और इंटर ग्रैनल थाइलाकॉइड्स। इन एडिशन फ्लैट मेम्ब्रेनल ट्यूब्यूल कॉल्ड एज द स्ट्रोमल लैमेले कनेक्टेड द थाइलाकॉइड, ये जो था, ये जो कनेक्शन कर रहा था, ये क्या था आपका स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। ओके, इसके अंदर आपके द स्ट्रोमा एंड द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, इसमें एंजाइम होंगे रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसके पास अगर अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, तो अपना प्रोटीन्स भी तो खुद बना सकते हैं ये लोग, तो वो एंजाइम्स भी यहाँ पर आपके मिल जाएंगे। अब इट ऑल्सो कंसेंट द सम स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। ठीक है, तो डीएनए भी है, राइबोसोम भी है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में। द राइबोसोम कौन सा होता है, इसमें 70S होता है, और यही बताता है कि 70S बैक्टीरिया के पास भी था, इसके पास भी है, तो ये बैक्टीरिया ही रहा होगा कभी ना कभी। और साइटोप्लाज्म में जो इसके बाहर होते हैं वो कैसे होते हैं, 80S, वो क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। चलिए राइबोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। राइबोसोम जो होता है वो में 2 पार्ट है, एक स्ट्रक्चर एक फंक्शन है। किसका बना होता है, ये बना होता है RNA का और आपका प्रोटीन से। और RNA प्रोटीन में भी क्या स्पेसिफिकली कि भाई ये 2 तरीके के होते हैं, 70S होते हैं और 80S होते हैं। 70S जो होता है वो आपका प्रोकैरियोट में मिलता है, 80S आपका यूकैरियोट्स में मिलता है। 70S आपका प्राइमरी मतलब कि इसमें एक जो होता है लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। 80 वाले में भी लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट।
लार्जर सब यूनिट इसमें बनी होती है 50 और ये स्मॉलर 30 की, ये 60 और 40 की। ये हो गया इसका बेसिक किस तरीके से फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस। ओके, तो ये हो गया हमारा राइबोसोम का पोर्शन। और अगर आपको राइबोसोम का डिटेल में नॉलेज लेना है तो आप एक स्पेसिफिक वीडियो है वो जा करके राइबोसोम के नाम से वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके, फटाफट से चलिए देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। राइबोसोम सर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, जॉर्ज पैलेट ने मिला था 1953 में। किस किस का बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA का बना होता है और प्रोटीन्स का बना होता है, एंड प्रोटीन। ओके, यूकैरियोट में 80S मिलता है, प्रोकैरियोट में 70S मिलता है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेडबर्ग। 1 नंबर का क्वेश्चन। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है? चलिए मान लीजिए ये एक सेल है, प्लांट का सेल है, इधर से धूप आ रही है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है इधर उधर फैले हुए हैं। क्लोरोप्लास्ट को धूप चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अब इसको खाना बनाना है तो ये भाई बात समझ में आएगी कि अगर ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं अगर ये इस तरीके से अलाइन हो जाएं और अलाइन होने के बाद सबसे ज़्यादा सनलाइट ले और ज़्यादा खाना बनाए। लेकिन क्या ये केवल डिफ्यूजन पर रिलाई करेंगे इधर से यहाँ जाने के लिए? नहीं, सेल के अंदर पूरा एक मशीनरी सिस्टम होता है हाईवे वाला। तो ये हो गया आपका एक प्रोटीन का बना हाईवे। इस हाईवे पे आपकी कार भी होगी और इस कार पे बैठ करके आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन यही होता है सेल के अंदर, यही आपका साइटोस्केलेटन होता है। पहला काम हो गया एक कि आपका बॉडी में अंदर काम कराना, सेल के अंदर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, सेल का इंटीग्रिटी मेंटेन करना। और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं आपका। देखिए सबसे साइटोस्केलेटन को ना साइज़ के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। एक को बोल देते हैं स्मॉलर फिलामेंट, फिर आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, आपका फिर मैक्रो फिलामेंट। तो फिलामेंट बड़े बड़े होते हैं। इसमें से जो मैक्रो फिलामेंट आता है और एक मैक्रो फिलामेंट का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। तो डायरेक्ट अगर माइक्रोट्यूब्यूल भी याद है तो काफ़ी है। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। यही जो माइक्रोट्यूब्यूल है यही है आपका जो हाईवे है वो भी यही है। आपको अगर इतना याद हो कि जब सेल होता है डिवीजन होता है तो इस तरीके से स्पिंडल फाइबर बनते हैं जो कि क्रोमोसोम को लेकर के अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाते हैं। वो जो स्पिंडल जो फाइबर्स निकल रहे हैं ना वो भी कुछ नहीं है, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल है। आपने वो देखा है? आपने मान लीजिए आप इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ पर देखा ये है आपका एक माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ये है हाईवे और इस हाईवे पे प्रेजेंट है एक गाड़ी। इस गाड़ी से लगेगा आपका पूरा क्लोरोप्लास्ट और एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सकता है। रॉन वेल ने ये सारा कॉन्सेप्ट दिया था और उनको भी नियर फ्यूचर में अगली बार कुछ सालों में नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हार्ट डिजीज़ वगैरह में काफ़ी सारा रिलेशन है इनका, तो वहाँ पर उस वजह से उनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। ओके, तो उसके बाद मान लीजिए, चलिए ये तो पता चल गया ना आपको कि एक पाइप है, एक पाइप है, इसको साइटोस्केलेटन का पाइप है, इसको माइक्रोट्यूब्यूल बोला जाता है। इस पाइप से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इस पाइप से आपका सीलिया बनता है, इस पाइप से आपका फ्लैजेला बनता है, इस पाइप से आपका माइक्रोट्यूब्यूल बनता है, इस पाइप से आपका सेंट्रोसोम बनता है। ये सारी चीज़ें इसी से बन रही हैं। कैसे? ये पाइप है ना, इस पाइप को एक और पाइप ले लीजिए, फिर दोबारा एक और पाइप, इसको अरेंज कीजिए, पाइप को अरेंज कीजिए। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये पाइप दो के उसमें अरेंज्ड हैं, सेंटर में 2 पाइप पड़े हुए हैं और इन सब पाइपों को पीवीसी पाइप की तरह मान लीजिए। इन पाइपों को अगर आप चारों तरफ से कवर कर दें, देखिए ये रहा पाइप है ना, ये भी एक पाइप 2 पाइप के उसमें फॉर्म में लगा रखा है, सेंट्रल में 2 पाइप डाल रखे हैं, बाहर से एक मेम्ब्रेन को लगा दीजिए। यही आपका स्ट्रक्चर है सीलिया का। ये क्या है? सीलियम लिखा तो है, तो किससे बना हुआ है? साइटोस्केलेटन प्रोटीन का बना हुआ है। और साइटोस्केलेटन प्रोटीन में भी किसका बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है, ठीक है। देखिए ये रहा, ये माइक्रोट्यूब्यूल के पाइप हैं। ये पाइप आपस में इस तरीके से ज्वाइन होते हैं और इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आपका सीलिया भी इसी तरीके से बनता है, आपका फ्लैजेला भी इसी तरीके से बनता है और आपका आपका सेंट्रियोल, ओके, सेंट्रियोल, ये माइक्रोट्यूब्यूल तो खुद ही है सेंट्रियोल, ओके। चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पर, साइटोस्केलेटन में क्या क्या बोल रहा है। एन एलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन, ये फिलामेंट के प्रोटीन है बहुत सारे, एक्टिन, मायोसिन,
माइक्रोट्यूब्यूल, ये सारे के सारे साइटोस्केलेटन के अंदर आते हैं। आपको पता होगा कि आप विलाई देखते हैं ना, विलाई सुना है ना आपने, विलाई का स्ट्रक्चर मेंटेन है क्यों? क्योंकि वो एक्टिन से मेंटेन है। आपका एक सेल एक जगह से दूसरी जगह भाग सकता है, आपके बैक्टीरिया के पीछे भाग सकता है। वो क्यों भाग पा रहा है? क्योंकि अंदर एक्टिन उसका मूवमेंट करा रहा है। ठीक है, सारा का सारा साइटोस्केलेटन कराता है। केवल एक स्ट्रक्चर नहीं, फंक्शन भी कई सारे मेंटेन करता है। तो एन एलैबोरेटिव फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, कई तरह के प्रोटीन होते हैं। सबसे छोटे एक्टिन, मायोसिन, उसके बाद लैमिनिन, फिर उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल, साइज के बेसिस पर डिफाइन किया हुआ है उनको। द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर टू एज द साइटोप्लाज्म, और इन सब प्रोटीन को मिला जुला करके साइटोस्केलेटन प्रोटीन बोला जाता है। अब साइटोस्केलेटन इज अ सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस। देखिए काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, क्या क्या? मैकेनिकल सपोर्ट मतलब कि सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। मोटिलिटी, WBC बैक्टीरिया के पीछे भाग रही है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप भी इसकी वजह से मेंटेन रह सकती है। चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन भी आपका इन प्रोटीन्स की वजह से हो सकता है। लिख सकते हैं आप, इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अब यह है वही है ना, आप इसको देखिए, पाइप था ये इस तरीके से, इसको काट के देख रहे हैं आप, ये मेम्ब्रेन है, इसमें दो पाइप करके ऐसे पड़े हुए हैं। ये 2 पाइप ये रे, 2 पाइप ये रे, 2 पाइप ये रे, और ये अंदर जो अगर मेम्ब्रेन को हटा दूँ ना मैं, अगर केवल और केवल मेम्ब्रेन को हटा दूँ तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको एक्सोनिम बोल देते हैं। ठीक है, वो एक्सोनिम हो गया आपका। बाकी और प्रोटीन भी है इसमें, छोटे मोटे और प्रोटीन भी हैं। ये लिंकर प्रोटीन हो गया, ये भी लिंकर प्रोटीन हो गया, ये अलग अलग प्रोटीन भी इसके साथ मिले जुले हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका मिलेगा। देखिए ये जो सो कॉल्ड, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9+2, ये 9+2 की स्ट्रक्चर में मेंटेन है। तो 9+2 इसका एक्सोनिम हो गया। किसी और का हो सकता है कुछ और हो जाए, 10+3, 10+ कुछ और, है ना। तो ये नंबर मेंटेन डिफर कर सकता है, लेकिन आइडिया डिफर नहीं कर रहा। सब चीज़ें किससे बन रही हैं? एक प्रोटीन से। एक पाइप है और उस पाइप का क्या नाम है? पाइप का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? पाइप है, PVC पाइप की तरह काम करता है। पाइपों के साथ लगा दो, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपका क्या क्या हो सकता है? फ्लैजिला भी हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है, और हमेशा में माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल भी हो सकता है। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं सीलिया फ्लैजिला पे। अब आप खुद सोच सकते हैं ना कि आप उसने आपको पहले तो दिया साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन के बाद दिया सीलिया फ्लैजिला। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही जगह से तो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से, सीलिया फ्लैजिला को। सीलियम सिंगुलर और फ्लैजिलम सिंगुलर, हेयर लाइक हैं। सीलिया स्मॉल होते हैं और जो होता है फ्लैजिला बड़ा होता है। फ्लैजिला ये आपका बेजल बॉडी प्लस हुक होता है और उसमें फिलामेंट होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब कॉजिंग द मूवमेंट आइदर बाय द सराउंडिंग फ्लूइड, ओके, सेल्स और द सराउंडिंग फ्लूइड। अब चाहे तो भाई नाव में मोटर लगा के नाव को आगे बढ़ा लो, या जो उसका चप्पू होता है उससे पानी को पीछे फेंक दो तो नाव आगे बढ़ जाएगी। दोनों काम से बेसिकली बैक्टीरिया का मूवमेंट या सेल का मूवमेंट होगा। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ज़्यादा बड़ा होता है। और द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोसेस फ्लैजिला बट दीज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। देखिए डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कहाँ आ रहा होगा? वो डिफरेंस आ रहा होगा ये पाइप के नंबर में। ये नंबर थे ना जो अंदर इसने PVC पाइप डाल रखे हैं, उसके नंबर में डिफरेंस आ रहा होगा, और कहीं नहीं आता। ठीक है, और इसी को अगर ये क्या होता है, इसको ये पीछे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर PVC पाइप है जो माइक्रोट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं। मेम्ब्रेन को हटा दो तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सोनिम बोलते हैं। अब एक्सोनिम पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग इन पैरेलल इन लॉन्ग एक्सिस। इसी चीज़ को बुकिश लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल हैं, पैरेलल एक दूसरे के हैं। ये रहे पैरेलल, ये रहा पैरेलल है दोनों के एक दूसरे, ओके। और पैरेलल हैं, इसके साथ किसमें होते हैं? 9 पेयर और डबलेट, 9+2 की फॉर्म में है। ये भी हमने काउंट करके देख लिया था। और वो अलग अलग, उसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग जो सीलिया फ्लैजिला या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, इसमें समय अलग अलग तरीके के मिल सकते हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड विद द ब्रिज एंड एनक्लोज विद द सेंट्रल शीट। जो स्ट्रक्चर हमने देखा उसको बस भाषा के रूप में वो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है। दे आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकिंग से होते हैं। सीलिया फ्लैजिलम आर इमर्ज्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द बेजल बॉडी। देखिए क्या बोल रहा है खुद, ये जो बैक्टीरिया का जो बेजल बॉडी था वो खुद किससे डेवलप हुआ है? सेंट्रियोल से डेवलप हुआ है। तो सेंट्रियोल भी तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो सेंट्रियोल प्लस हुक प्लस फिलामेंट। अब यहाँ पर आ जाते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल पे।
देखिए अगर इसको बड़ा इस तरीके से ले लें, ये आपका एक हो गया, ये आपका दूसरा सेंट्रियोल हो गया। दो सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री पर जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको सेंट्रोजोम बोला जाता है। और सेंट्रोजोम बोलते हैं तो इसमें से इस तरीके से ये जब सेल में एक छोर पर, ये मान लीजिए एक बड़ा सा सेल एक छोर पे होते हैं, तो यहाँ से ऐसे सेंट्रियोल ये स्पिंडल फाइबर ऐसे निकल रहा है। तो ये इसको इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे जब स्पिंडल फाइबर निकलता है ना तो वो ये इस तरीके से दिखता है कि ये सेंट्रोजोम होता है। सेंट्रोजोम में आपके सेंट्रियोल होते हैं और सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। और यहाँ पर ये अंदर भी इनके भी ये पीवीसी पाइप जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो भी इनमें इसी तरीके से पैरेलल तरीके से लगा हुआ होता है। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है। इसमें इनके नाम दे दिए गए। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए उसमें क्या था, डबल डबल थे बाहर की साइड, दो 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 दो। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ट्रिपलेट, कहीं लिखा था, यहाँ भी दिखता है, हाँ ये रहा ट्रिपलेट। तो इसमें ट्रिपलेट होते हैं बाहर की तरफ, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें 3 की फॉर्म में, और लेकिन है वही सब कुछ, कोई अलग नहीं जा रहा है, सब चीज़ उसी चीज़ से बने हुए हैं। कार्टविल के जैसे स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, सेंट्रोजोम इज ऑर्गेनल यूजली कंटेनिंग 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर कॉल सेंट्रियोल। तो एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पैरी सेंट्रियोलर मटेरियल। तो ये जो मैंने इसके चारों तरफ बनाया ये पैरी सेंट्रियोल मैट्रिक्स है। अब बोथ सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों जो होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। विद ईच हैज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कार्टविल। ये इस तरीके से कार्टविल जो चक्का होता है गाय का, उस तरीके से ये इस पर लगा भी होता है। मिड ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड ट्यूब्यूल, ये 9 3 के 9 है। और ईच हर एक किसका बना होता है, 3 का बना होता है। हर एक ट्रिपलेट का बना, उसमें डिप्लेट का था। एंड ऑल्सो लिंक्ड, आपस में भी लिंक्ड होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस कॉल्ड एज द हब। सेंटर वाला पोर्शन हब कहला जाता है। एंड द पेरिफेरल वाला ट्रिपलेट जो होते हैं उनको स्पोक्स बोल देते हैं। ठीक है, नाम है अब खाली, आइडिया क्लियर होना चाहिए। सेंट्रियोल सबका माई बाप, यही आपका फ्लैजिला भी बनाएगा, यही आपका सीलिया भी बनाएगा, यही आपका माइक्रो सेंट्रियोल भी बनाएगा, यही आपका सेंट्रोजोम भी बनाएगा, यही आपका बेजल बॉडी ऑफ फ्लैजिला भी बनाएगा, यही आपका फ्लैजिला का फिलामेंट भी बनाएगा। सब कुछ यही कर रहा है। ठीक है, अब विच आर कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल स्पोक्स हो गया, मेड अप ऑफ प्रोटीन। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेजल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। तो बेजल बॉडी भी सेंट्रियोल से बन रहा है, और सेंट्रियोल किससे बन रहा है, आपका माइक्रोट्यूब्यूल से बन रहा है। द स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर भी बोल रहा है, ये जो सेल जब डिवाइड होता है जो स्पिंडल फाइबर इस तरीके से निकलते हैं वो भी कहाँ से निकल रहे हैं, वो भी आप इसको बोलते हैं आप एस्टर पोल, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, ये हम देख चुके हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से होता है, देख लीजिए। ये इसमें 2 मेम्ब्रेन होंगी बाहर, एक ही डबल मेम्ब्रेन, एक ही अंदर वाली मेम्ब्रेन। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन को मान लीजिए इस तरीके से कॉन्टिन्यूस बना दिया, और ये बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है बाहर इस तरीके से कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेगी। इसके बीच में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये पोर नहीं है खाली, ये इतना सॉइयों प्रोटीन का बना होता है ताकि चीज़ें अंदर जाएं बाहर आएँ, उनको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ये हो गया आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर कुछ जगह ऐसी बड़ी डार्क सी दिखती है, उस डार्क दिखने वाली जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। एक तो गया न्यूक्लियस, एक हो गया न्यूक्लियोलस। देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की तस्वीर है, ये इतनी पतली है, इस तरीके से होता है। एक शीट थी, उसके ऊपर ये बहुत पतला सा आपका पूरा कटा हुआ है। ठीक है, कटा हुआ आपका न्यूक्लियस पड़ा होता है, और इसमें से जब आप ऊपर से इलेक्ट्रॉन की वर्षा करते हैं, अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा वहाँ डार्क आएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा वहाँ वाइट आएगा। तो इन लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंसिटी में ये चीज़ प्रेजेंट है, वहाँ पर उसका नाम दे दिया न्यूक्लियोलस। बाद में जाकर पता चला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में RNA का सिंथेसिस हो रहा है, राइबोसोम का सिंथेसिस हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, और उसी डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पा रहा था, और इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पा रहा था तो वो डार्क दिखा करता था। तो इसको क्या, इसलिए न्यूक्लियस क्या हो गया, RNA का सिंथेसिस होता है वहाँ पे। इसके अंदर आपका DNA प्रेजेंट है। DNA आपका जब खुला होता है तो उसको क्रोमेटिन बोला जाता है। ठीक है, DNA खुला होता है तो क्रोमेटिन बोलते हैं, और DNA को कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, और कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ DNA को कहा जाता है क्रोमोसोम। ये हो गया आपका क्रोमोसोम। ओके, चलिए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। अब न्यूक्लियस इज द ऑर्गेनेल विच इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। पहले ही था, सबसे पहले भी दिया हुआ था, यहाँ भी दिया हुआ 1831 में। लेटर द मटेरियल इनटू द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई वाज द नेम ऑफ द क्रोमेटिन। देखिए बेसिक डाई का इस्तेमाल करके जब उसको कलर किया गया तो उसका नाम दिया, फ्लेमिंग ने उसको नाम दिया क्रोमेटिन।
क्रोमेटिन ये स्ट्रक्चर होता है आपका डीएनए थोड़ा सा प्रोटीन, डीएनए थोड़ा सा प्रोटीन, डीएनए थोड़ा सा प्रोटीन, डीएनए थोड़ा सा प्रोटीन, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमेटिन। अब इंटरफेज होता है ये जब सेल डिवाइड होती है तो ये है आपका सेल साइकिल, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल के बाद। तो ये है हमारा एम फेज, G1, S, G2, तो इतना सारा तो हो गया इंटरफेस, और ये इतना होता है माइटोटिक फेज। तो इंटरफेस में तो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेटेड न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर कॉल्ड एज क्रोमेटिन। तो इस फॉर्म में क्रोमेटिन की फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। कब? इंटरफेस में। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स हैज वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियलाई। देखिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है खास ऐसा न्यूक्लियलाई और न्यूक्लियस सिंगुलर जिसको बोला जाता है, वो खाली जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन भेज रहा था तो पार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा थी, और वो एक स्ट्रक्चर की तरह देखा, लोगों ने उसको नाम दे दिया, बाद में पता चला कुछ नहीं है, बस डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर आरआरएनए और राइबोसोम का वगैरह का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, क्योंकि आरआरएनए बाकी आरएनए के कंपैरिजन में सेल में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, देखिए क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात कर रहा है, हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद इन द स्पेस कॉल्ड एज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इन दोनों के बीच का, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस को फॉर्म द बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ये बैरियर है बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया के बीच में। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या बना देगी? आगे जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देगी। और अगर इस पे राइबोसोम है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो कहीं कहीं पे ये इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन, कहीं कहीं पे ये आपके न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस भी मिलेंगे आपको, ताकि जो कि रेगुलेट करेंगे आपका मूवमेंट। तो नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय अ माइन्यूट पोर विच इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ द 2 मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से यहाँ पर एक तरीके का पोर क्रिएट होता है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स का बना होता है। दिस न्यूक्लियर पोल इज द पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। चीज़ें अंदर बाहर जाएंगी, और वो चीज़ें क्या हैं? प्रोटीन है और आरएनए है, ये दो चीज़ें तो रहती हैं इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। नॉर्मली देर इज ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल, एक ही न्यूक्लियस होता है ज़्यादातर। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। देखिए आपका जो स्केलेटल मसल है, आप जिसका डोले बनाते हैं, ये मसल जो होते हैं कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है। ये इसमें जो सेल होती हैं उनको आपस में कम्युनिकेशन करने में परेशानी हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, अंदर की जो अपना सेप्टम है उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से दूर से देखने पे दिखता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखता है, और होता भी है क्योंकि यहाँ बीच में से तो दीवार हट गई है। अब कैन यू रिकलेक्ट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस पर सेल? देखिए फंजाई में क्या होता है? हाइफे में क्या होता है? सेप्टेड हाइफे, ए सेप्टेड हाइफे। सेप्टम है मतलब दीवार है तो सेप्टेड, नहीं है तो ए सेप्टेड। सम मेच्योर सेल्स कैन इवन लैक न्यूक्लियस। एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता है ताकि वो न्यूक्लियस की जगह का इस्तेमाल करके उस वहाँ पर भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर सके। एरिथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट, दैट एग्जाम्पल एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का एग्जाम्पल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। वुड यू कंसिडर दीज सेल्स इज लिविंग? क्या आपको लिविंग कहेंगे अगर इनके अंदर भाई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ और द न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर प्लाज्म होगा। न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स होता है उसको न्यूक्लियर प्लाज्म कह देते हैं। कंटेनिंग द न्यूक्लियस, मैंने बोला न्यूक्लियस कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, वो खाली जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन मार रहे थे तो कहीं पे वो डार्क आ गया था रीजन, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस चल रहा है। अब द न्यूक्लियोलाई आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर, कोई स्फेरिकल नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर प्लाज्म, द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्म। अब न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द प्लाज्म। कोई मेम्ब्रेन से ऐसा नहीं है कि ये मेम्ब्रेन में बाउंड करके कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है। एज इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, वही बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इट इज़ अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए का सिंथेसिस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आरआरएनए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अबंडेंस में सेल में मौजूद होता है। लार्जर एंड द मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। और ज़्यादातर जो न्यूमरस न्यूक्लियोलाई होते हैं वहाँ पर ये प्रोटीन का सिंथेसिस बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। ओके, अब आ गए हम
प्रोटीन वाले पोर्शन पे देखिए कुछ नहीं है, ये इधर से अगर प्रोटीन, ये है डीएनए इस तरीके से प्रोटीन के चारों तरफ लपेटा गया है, ये है आपका प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये पूरा स्ट्रक्चर हमको 12वीं क्लास में बहुत डिटेल में देखना है। ये हो गया हमारा डीएनए, ये हो गया प्रोटीन, और कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, दोनों मिलके बनते हैं क्रोमेटिन। क्या बन गया, क्रोमेटिन। और दोनों मिलने के बाद, क्रोमेटिन बनने के बाद अब ये एक स्कैफोल्ड प्रोटीन होता है कुछ इस तरीके से, और उसके ऊपर जब ये लपेट जाता है तो आपका सो कॉल्ड किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपका क्रोमोसोम प्रोटीन, क्रोमोसोम दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो कुछ होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, कुछ होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और मिल करके ये क्रोमोसोम इस तरीके से कंडेंस कर देता है, क्रोमोसोम। नाम भी इसका ऐसे ही पड़ा, शुरुआत में किसी ने देखा, कलर डाल के देखा, बेसिक डाई देखी, तो उसको जो फ्लेमिंग थे हमारे उन्होंने देखा होगा, तो बोले कि क्रोमो मतलब कलर, जोम माने बॉडी, एक बॉडी जो कलर ले रही है उसको नाम दे दिया उन्होंने क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसके जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है, अगर मैं दूसरा कलर लेना चाहूँ तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, इसके चारों तरफ एक प्रोटीन होता है इस तरीके से, इस प्रोटीन का नाम होता है काइनेटोकोर। देखिए आपको याद होगा ये जो स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से निकल रहे थे वो जाकर के कहाँ बाइंड होते हैं, वो जाकर के बाइंड होते हैं ये जो काइनेटोको प्रोटीन है ना वहाँ पर, ये काइनेटोकोर प्रोटीन पे। सेंट्रोमियर की स्थिति कि वो कहाँ है उसके उसको उस बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन क्रोमोसोम्स को। अगर बिल्कुल बीच में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक, और ऊपर है तो एक्रोसेंट्रिक, तो इस तरीके से वो क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए फटाफट से इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और ये वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा नीट के लेवल पे पढ़ा हुआ है हिंदी में ही, तो आप वहाँ पर भी जाकर उसको देख सकते हैं। अब यू में रिकलेक्ट के इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ लूज डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर कॉल्ड एज द क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब बट जब मेटाफेज में आता है, जब सेल डिवाइड कर रही होती है तब उसको कंडेंस होना पड़ता है, क्योंकि भाई आप इतने धागे को क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसको इतना हैंडल नहीं कर सकते, तो आप उसको कंडेंस करके हैंडल करते हैं और कंडेंस फॉर्म कराती है क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ और अलग सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो स्कैफोल्ड प्रोटीन जब हमने डिस्कस किया था वो नॉन हिस्टोन में आ जाएगा, प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए, इन सब के साथ जब मिलता है तो वो क्या बनाता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम बनाता है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ द डीएनए। अगर आप कैलकुलेट करें तो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 23 तक अगर आपका जो डिस्टेंस बनेगा वो लगभग 2 मीटर होगा। एक सेल के अंदर की बात कर रहे हैं हम केवल। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कि अगर सारे क्रोमोसोम्स को खोल के नापा जाए तो 2 मीटर का पड़ेगा। यू विल स्टडी इन डिटेल डीएनए, 12वीं क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल, पैकेजिंग किस तरीके से होती है। सेंटर में एक कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, उसके चारों तरफ एक प्रोटीन होता है उसको काइनेटोकोर कहा जाता है। इसी काइनेटोकोर से हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो आपका जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम बता सकती है, बीच में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है तो सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ है तो सब मेटासेंट्रिक, और बिल्कुल है ही एक ही आर्म है तो वो टीलोसेंट्रिक। तो इस तरीके से हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक भी उसमें आ गया। तो ये आ गया इसके अलग अलग क्रोमोसोम। इसमें ऊपर सैटेलाइट या फिर टीलोमियर भी होता है। सैटेलाइट और टीलोमियर जो होते हैं वो ये होते हैं कि टीलो मतलब कि टर्मिनल, मियर का मतलब हो गया यूनिट, टर्मिनल यूनिट। क्या होता है आपका थोड़ा थोड़ा एक सीक्वेंस जो होता है बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इस रिपीटेटिव सीक्वेंस को ही आप क्या बोलते हैं, टीलोमेयर कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्रोमोसोम को बचाता है कि अगर आपका क्रोमोसोम टूट रहा है तो ये टीलोमेयर जाएगा, आपका मेन क्रोमोसोम नहीं जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। माइक्रो बॉडीज, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स और माइक्रो बॉडीज कंटेन द वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल। मतलब कि इसके अंदर इसका पेरोक्सीजोम, माइक्रोजोम, मीजोजोम, ये जितने भी जोम आते हैं ना अलग अलग, वो सारे के सारे इसने माइक्रो बॉडीज में कंसिडर कर दिए कि इसमें अलग अलग तरीके के एंजाइम होते हैं और अलग अलग तरीके की एक्टिविटी ये करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा सेल वाला चैप्टर।